वज़ीर दाखिला अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा आज। रायपुर में आइंदा असेंबली इंतखाबात को लेकर करेंगे मीटिंग। उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त पर कर सकते हैं गौर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंचे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से करेंगे दो फरीकी मुलाकात। कई दीगर प्रोग्रामों में भी करेंगे शिरकत। सीबीआई ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के बंगले की तज़ीन व आराइश के मामले की शुरू की जांच। तामीरात से मुतालिक रिकॉर्ड्स और पीडब्ल्यूडी से सिफारिशात की तलब। एशियन गेम्स के आज 5वें दिन शूटिंग टीम ने भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। रोशनी बीना नाउ ने वुशु में 60 किलोग्राम में जीता तमगा। भारत अब तक जीत चुका है कुल 24 तमगे। भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी वनडे में 66 रन से हासिल की कामयाबी। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज। 10 दिनों तक जारी गणेश उत्सव आज अनंत चतुर्दशी के मुबारक दिन गणपति विसर्जन के साथ होगा इख्तिताम पजीर। इंतजामिया ने मुंबई में गणेश विसर्जन की तैयारियां की। ईद मिलादुल नबी आज ही हुई थी। इस्लाम मजहब के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के एक रोज़ा दौरे पर आज रायपुर पहुंचेंगे। वो राजस्थान के अपने दौरे के बाद सीधे रायपुर पहुंच रहे हैं। आज वो बीजेपी के दफ्तर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से मीटिंग करेंगे। पार्टी जराये की माने तो इजलास में दूसरी फहरिस्त के उम्मीदवारों पर बात होगी। बीजेपी ने अब तक 21 असेंबली हलकों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। दीगर उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जल्द ही जारी की जाएगी। वो रियासत में जारी परिवर्तन यात्रा से फीडबैक लेकर सियासी नब्ज का टटोलेंगे और वो आला सतही मीटिंग भी करेंगे। सदर द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को मुअत्तल कर दिया है। पार्लियामेंट का 4 रोज़ा खुसूसी इजलास रवा माह की 18 तारीख को शुरू हुआ और 21 सितंबर को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। हाल ही में खत्म होने वाले खुसूसी इजलास में पार्लियामेंट ने तारीखी खवातीन रिजर्वेशन एक्ट पास किया था। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी मुज़ाकरातकारों के साथ दो तरफ़ा मीटिंग करेंगे। वो अपने अमेरिकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा वो अमेरिकी इंतज़ामिया के सीनियर अरकान, अमेरिकी कारोबारी रहनुमाओं और थिंक टैंक से बातचीत करेंगे। वो आर्ट ऑफ लिविंग के ज़ेर एहतमाम चौथे आलमी सकाफती मेले से भी खिताब करेंगे। एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती तनाज़े के और निज्जर के कत्ल पर जारी बहस के दरमियान आया है। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कनाडा में अलहदगी पसंद ग्रुपों से मुतालिक मुनज़्ज़म जराइम, तशद्दुद और इंतहा पसंदी पर तशवीश का इज़हार किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा में सियासी वजूहात की बिना पर इन मसाइल को बरकरार रहने दिया गया है। और सीबीआई ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की नई सरकारी रिहाइश कहा कि तज़ीन व आराइश पर मुबैना बेज़ाब्तगियों और बदउनवानी की इब्तदाई जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली हुकूमत के नामालूम मुलाजमीन के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात का मामला दर्ज किया है। इब्तदाई तफ्तीशी इल्ज़ामात तय करने का पहला मरहला है और अगर सबूत मिल जाते हैं तो बाकायदा FIR के साथ तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने महकमा PWD से तामीरात से मुतालिक मंजूरियों और सिफारिशात से मुतालिक रिकॉर्ड्स तलब किए हैं और इसमें टेंडर के दस्तावेजात, ठेकेदार की तरफ से लगाई गई बोलियां,
बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और उन कामों को करवाने के लिए दरख्वास्तें शामिल हैं। आयुष की वजारत स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत इतवार को 1 घंटा 1 साथ का एहतमाम करेगी। मुल्क भर में 200 से ज़ायद प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और 750 कॉलेजों पर मुश्तमिल नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। स्वच्छता ही सेवा 2023 का थीम कचरा से पाक भारत है। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कल एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें मुल्क भर में डेंगू के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान डेंगू की रोकथाम और इंतज़ाम के लिए सेहत आमा के निज़ाम की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में उन्हें डेंगू की सूरत हाल से आगाह किया गया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि वो डेंगू से बचाव और इंतज़ामी इक़दामात को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि मरकज़ ने रियासतों को स्क्रीनिंग किट्स के लिए तमाम ज़रूरी मदद फराहम की है। उन्होंने कहा है कि हेल्थ वर्कर्स को भी तरबियत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अदालतों, ट्राइब्यूनल्स और नीम अदालती इदारों को हिदायत दी है कि वो HIV एक्ट की दफ़ा 34(2) के तहत HIV से मुतासर अफराद से मुतालिक मुकदमात को तेज़ी से निपटाने को तरजीह दें। अदालत ने ये हिदायत फ़िज़ाइया के एक साबिक अफसर के मुआवजे के दावे को मुस्तरद करने वाले कौमी सारिफ तनाज़ात के इजाले के कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर दी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्टेशन पर कल एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। दिल्ली के किशोर बस्ती से मथुरा जंक्शन के लिए रवाना होने वाली EMU ट्रेन मथुरा जंक्शन पर पटरी से उतर गई और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। ताहम वाक़े से कबल तमाम मुसाफिर ट्रेन से उतर चुके थे और इसीलिए किसी मुसाफिर के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। इस पूरे वाक़े के हवाले से लोको पायलट समेत 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे हुक्काम ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। और महाराष्ट्र के ठाणे समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाइस कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लोगों को ट्रैफिक समेत कई मसाइल का सामना है। दी हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का दूसरा एडिशन लेह में 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मुनक़िद हो रहा है। ये फिल्म फेस्टिवल लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल लेह के ताउन से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा की तरफ से मुनक़िद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में मारूफ फिल्मी शख्सियात जैसे कि विक्रमादित्य मोटवाने, जानवी कपूर, अमित शर्मा और कैनी देवी, बासु मैट्री और शामिल होंगे। इस तकरीब में 12 हिमालयाई रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के फिल्म साजों के लिए एक मुख्तसर फिल्म का मुकाबला भी रखा गया है। और आज ईद मिलादुल नबी है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है। ये उनकी ज़िंदगी और उनकी तालीमात की भी याद दिलाता है। मिलादुल नबी जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है, जो इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है। पैगंबर इस्लाम ने बाहमी भाईचारे और अमन का पैगाम दिया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। आज ईद मिलादुल नबी है। आज ही के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आपने अपने पैगाम के जरिए आलम इंसानियत को ऐसा दर्स दिया जिसकी मिसाल कहीं और नजर नहीं आती। आपका सबसे बड़ा पैगाम ये था कि तमाम चीजों का खालिक व मालिक अल्लाह है। हम सब आदम और हव्वा की औलादे हैं। रंग, नस्ल, जबान और इलाकायत की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक एक बड़ी नाइंसाफी और जुल्म है। तमाम इंसान हजरत आदम की औलाद हैं, इसलिए सबको एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। आपने फरमाया कि इंसानों में सबसे बेहतर वो है कि जो दूसरों के साथ हमदर्दी रखता हो, हुस्न अखलाक के साथ पेश आता हो और अपने रब का फर्मा बरदार हो। आपके अहकामात इस तरह से हैं, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों और पड़ोसियों के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आए।
औरतों, गुलामों और यतीमों के साथ बेहतर सलूक करो। जो अपने बेटों और बेटियों में तफरीक नहीं करता और अपनी बेटियों की सही परवरिश करता है, वो जन्नत में जाएगा। जो बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता, वो हम में से नहीं। दुनियावी जिंदगी में मशगूल होकर ना रहो। तुम सबको अपने अपने आमाल का हिसाब अपने रब को देना है। आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करके जहन्नुम की आग से बचो। आप पर आपके रिश्तेदारों, मिस्कीनों और यतीमों का भी हक है, उनके हुकूक अदा करो। कारोबार में धोखा न करो। चीजों में मिलावट और नाप तोल में कमी न करो। बाजार में कीमत बढ़ने के लिए चीजों की जखीरा अंदोजी न करो। फिजूल खर्ची न करो। दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। दूसरों की गलतियों को माफ कर दिया करो। दूसरों के ऐबों की तशहीर न करो, बल्कि छुपाओ। तुम्हारा रब तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। किसी पर झूठे इल्जामात मत लगाओ। लोगों को बुरे नामों से न पुकारो। बेहयाई, बेशर्मी के करीब कभी न जाओ, ख्वाह खुली हो या छुपी। दिखावे के लिए कुछ न करो, खुफिया तौर पर अतिया करो। एहसान करके एहसान न जताओ। रास्ते से तकलीफ दह चीजों को हटा दो। जमीन पर नरमी से चलो, गुरूर और घमंड न करो। जब बोलो तो अच्छा बोलो, वरना खामोश रहो। अपनी बात और वादे पर कायम रहो। सच्चाई और इंसाफ की गवाही दो, ख्वाह ये आपको या आपके खानदान के अफराद को बुरा ही क्यों न लगे। असल बहादुरी ये नहीं है कि किसी ताकतवर को शिकस्त दी जाए। बहादुरी ये है कि आदमी अपने गुस्से पर काबू पा ले। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। जो खुद खाओ उसे दूसरों को भी खिलाओ, और जो खुद पहनो दूसरों को भी पहनाओ। जानवरों के साथ अच्छा सलूक करो। उनके साथ उनके इस्तेताअत से ज्यादा काम ना लो। जरूरत से ज्यादा कुछ भी इस्तेमाल न करो। पानी का गलत इस्तेमाल न करो, चाहे आप दरिया के किनारे ही क्यों ना हो। अपने जिस्म, कपड़े और घर को साफ सुथरा रखो। औरतों, बच्चों, बीमारों और जंग में निहत्ते लोगों पर हाथ ना उठाओ। फलदार दरख्त ना काटो। जंगी कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो, उन पर तशद्दुद न करो। जब कोई बुराई देखो तो अपनी ताकत के मुताबिक उसे रोकने की कोशिश करो। अगर रोकने की इस्तेताअत ना हो तो दिल से बुरा कहो। ये ऐसी तालीमात थीं जिससे आपने पूरी दुनिया को अपना गिरविदा बना लिया। फसीउर रहमान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुल नबी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि ईद मिलादुल नबी के मौके पर, जो कि पैगम्बर मोहम्मद के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, मैं तमाम हमवतनों खुसूसन हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। पैगम्बर मोहम्मद ने दुनिया को अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया है। उनकी तालीमात हमें हम आहंगी और भाईचारे के साथ रहने की तरगीब फराहम करती हैं। आइए हम बनी नौ इंसानियत के लिए मिलकर काम करने के उनके नजरियात को याद करें। मिलादुल नबी के मौके पर नायब सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से मुबारकबाद। मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमुसर्रत मौके पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पैगम्बर इस्लाम की इल्हामी तालीमात हमदर्दी, रवादारी और आलमगीर भाईचारे की मिसाल देती हैं। उनकी अमली ज़िंदगी अमन, इंसाफ और हम आहंगी से भरपूर मुआशरे की तामीर में हमेशा रहनुमाई करती रहेगी। वहीं मुल्क भर में 10 दिनों से जारी गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ खत्म होगा। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणेश जी को ज़हानत का हामिल और रुकावटों को दूर करने वाला समझा जाता है। मजहबी अकायद के मुताबिक अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश अपनी दुनिया में वापस आते हैं और अपने साथ अकीदतमंदों के तमाम मसाइल और परेशानियां ले जाते हैं। रस्म के मुताबिक गणपति का विसर्जन करने से साल भर अकीदतमंदों के घर में दौलत, खुशी और खुशहाली रहती है। अट्ठाईस सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के गांव बावली में पैदा होने वाले शहीद आजम भगत सिंह का आज 116वां यौम पैदाइश है। मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बरतानवी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने हंसते हुए
پھانسی کو چوما اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ بھگت سنگھ کو بھارتی قوم پرست تحریک کے سب سے بااثر انقلابیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بھگت سنگھ نے اپنے گھر میں بچپن سے ہی انقلابی ماحول دیکھا۔ بہت چھوٹی عمر میں بھگت سنگھ نے مہاتما گاندھی کی تحریک عدم تعاون میں شمولیت اختیار کی اور بہت بہادری سے برطانوی فوج کو للکارا۔ 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ کے قتل عام نے بھگت سنگھ کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا اور اس غیر انسانی فعال کو دیکھ کر ان کے ذہن میں ملک کو آزاد کرانے کا جوش پیدا ہوا۔ نیشنل کالج لاہور سے نکلنے کے بعد بھگت سنگھ نے بھارت کی آزادی کے لیے نوجوان بھارت سبھا کی بنیاد رکھی۔ 1922 میں چوری چورا قتل عام کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آزادی حاصل کرنے کا واحد راستہ مسلح انقلاب ہے، اور اس کے بعد وہ چندر شیکھر آزاد کی قیادت میں بنائے گئے غدر گروپ کا حصہ بن گئے۔ کاویری واقعے میں بھگت سنگھ، رام پرساد بسمل اور دوسرے انقلابیوں کو پھانسی دینے اور دوسروں کی قید سے اتنا ناراض ہوئے کہ انہوں نے چندر شیکھر آزاد کے ساتھ ان کی پارٹی ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شمولیت اختیار کی اور اسے ایک نیا نام ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن دے دیا۔ 8 اپریل 1929 کو بھگت سنگھ اور بٹوکیشور دت نے مرکزی اسمبلی میں نعرہ لگایا، انقلاب زندہ باد، سامراجیہ واد مردہ باد۔ اس نعرے کو لگاتے ہوئے بم پھینک کر اپنی گرفتاری دی۔ اس اقدام نے برطانوی حکومت سمیت ملک میں ہلچل مچا دی۔ دراصل یہ بھگت سنگھ کے دور رس منصوبے کا ایک حصہ تھا، جس کا بنیادی مقصد بھارت کے نوجوانوں کے ذہنوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ لاہور سازش کیس میں بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو کو سزائے موت اور بٹوکیشور دت کو مرقید کی سزا ہوئی۔ 23 مارچ 1931 کو شام 7:30 بجے تینوں بہادر بیٹوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ حالانکہ بھگت سنگھ ملک کی آزادی سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن ان کے انقلابی افکار اور تقاریر نے غلام بھارت کے نوجوانوں کو آزادی کے لیے تحریک دی اور جدوجہد آزادی کی اہم جنگ میں جان دی۔ آگے بڑھتے ہیں، جہاں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سابق نازی فوجی کے اعزاز کے معاملے پر کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے استعفے کے بعد معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس غلطی سے پارلیمنٹ اور کینیڈا کی بدنامی ہوئی ہے اور وہ اس پر معذرت خواہ ہیں۔ یاروسلاو ہنکا نامی ایک 58 سالہ سپاہی ہٹلر کی نازی فوج کی اس یونٹ کا حصہ تھا جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں اور روسی عوام پر تشدد کیا تھا۔ روس نے کینیڈا کی پارلیمنٹ سے نازیزم کی مذمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ یوکرین کے سابق فوجی جو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے لیے لڑتے تھے، وہ کرورا کیف کے دوران کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش کرنا شرمناک ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ اس طرح کے واقعے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے آذربائیجان کے ذریعے ناگورو کاراباخ کا کنٹرول واپس لینے کے بعد وہ آنے والے دنوں میں اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر بین الاقوامی نگرانی کے مشن پر کام کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو مولر نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ روس نے کئی بار مذاکرات کی سہولت فراہم کی ہے جو مددگار ثابت ہوئی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں دلی سے شائع اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ اور دیکھتے ہیں اخبارات کا جائزہ، جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ آج کی سرخیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ خالستانی دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے عراق سے خبر ہے، جہاں پر شادی ہال میں آتش زدگی ہوئی ہے اور 114 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اسی اخبار کے بین الاقوامی صفحے کی بھی یہاں پر خبر ہے۔ پاکستان اور افغانستان تعلقات کا نیا دور اب شروع ہو گیا ہے۔ تنازعات سے بچنے کے لیے مشترکہ ایکشن کمیٹی بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔
اور کھیل کے صفحے سے یہاں پر کچھ خبریں لی گئی ہیں، جہاں ایشین گیمز میں ہندوستانی نشانے بازوں کا جلوہ، 2 طلائی سمیت یہاں پر 7 تمغے جیتے ہیں ہندوستانی ٹیم نے۔ آگے کی خبر جان لیتے ہیں، جہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم ہندوستان پہنچی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 5 اکتوبر سے شروع ہونے والے ایک روزہ عالمی کپ میں شرکت کے لیے بدھ کے روز ہندوستان پہنچ گئی ہے۔ اور آج میلاد النبی کے حوالے سے اخبار میں کئی صفحات پر یہاں پر آرٹیکلز چھپے ہیں۔ جشن رحمت العالمین کے نام سے کئی صفحے یہاں پر چھپے ہیں، جس میں میلاد النبی کے حوالے سے کئی آرٹیکلز شائع کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھی آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ اور آگے بڑھتے ہیں اور کھیل کی خبروں پر رخ کرتے ہیں، جہاں ایشیائی کھیلوں میں بھارت آج شوٹنگ میں گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب رہا ہے۔ بھارت نے 10 میٹر ایئر پسٹل میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ اس ایشیائی کھیلوں میں بھارت کا یہ 6واں گولڈ میڈل ہے۔ ارجن سنگھ چیمہ اور یہاں پہ سربجوت سنگھ نے اور شیو نروال نے بھارت کو گولڈ میڈل دلایا ہے۔ بھارت نے سونے کی دوڑ میں چین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ارجن سنگھ چیمہ، سربجوت سنگھ بھی انفرادی زمرے کے فائنل میں ان سبھی نے جگہ بنا لی ہے۔ اب وہیں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے ووشو میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارت کے لیے روشنی بینا نوریم دیوی نے خواتین کے لیے 60 کلو گرام میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے، اور اب تک شاندار کھیل کا مظاہرہ کرنے والی روشنی بینا فائنل میں توقعات کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ انہیں چین کے وجیاؤ کے خلاف 0-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان راجکوٹ میں کھیلے گئے 3 ایک روزہ میچ میں سیریز کے آخری میچ میں آسٹریلیا نے میزبان ٹیم کو 66 رن سے شکست دے دی۔ آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کو 353 رن کا بڑا ہدف دیا، جس کے جواب میں بھارتی ٹیم 286 رن ہی بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کی جانب سے 4 بلے بازوں نے نصف سنچری بنائی۔ مشیل مارچ نے سب سے زیادہ 96 رن کی اننگز کھیلی۔ بھارت کی جانب سے جسپریت بمراہ نے 3 اور کلدیپ یادو نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ بھارت کی جانب سے روہت شرما اور وراٹ کوہلی نے نصف سنچریوں پر مشتمل اننگز کھیلی، جبکہ آسٹریلیا کی جانب سے گلین میتھیوز نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ ٹیم انڈیا نے 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ اس میچ میں کپتان روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی واپسی ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ان کھلاڑیوں کو پہلے 2 ون ڈے میچوں میں آرام دیا گیا تھا۔ تیسرے ون ڈے میں شاندار فارم میں چل رہے شبھمن گل کو آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور اب جان لیتے ہیں ملک بھر کے موسم کا مزاج۔ اور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہی ختم پذیر ہوتا ہے۔ ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت۔ آداب۔